हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीइंग डी। सो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर द बिजनेस एनालिटिक्स सब्जेक्ट। एंड दिस इज द पार्ट वन, जिसके अंदर टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हैं। आगे आने वाले काफी और पार्ट्स पे आएंगे जिसके अंदर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप उन्हें भी पढ़ लेना। एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज एक्सप्लेन द बिजनेस एनालिटिक्स लाइफ साइकिल इन डिटेल। हमें बताना है बिजनेस एनालिटिक्स की लाइफ साइकिल क्या है डिटेल के अंदर। सो बिजनेस एनालिटिक्स लाइफ साइकिल का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रक्चर अप्रोच जिसके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो एक्सट्रैक्ट करती हैं इनसाइट्स को डेटा से। यानी कि कंपनी के पास क्या होता है, डेटा होता है, फिर उस कंपनी क्या करती है, डेटा से कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, इनसाइट्स निकालने की कोशिश करती है। एंड उसके बिहाफ पर कंपनी अपना डिसीजन बनाती है, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। अब ये जो लाइफ साइकिल होती है ये कंपनी की हेल्प करती है हर एक स्टेप के रिगार्डिंग। जैसे कि अगर कंपनी के अंदर कोई भी उन्हें लग रहा है कि हमारे बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम है, तो कंपनी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर कंपनी को कोई भी एक्शनेबल इंसाइट्स लेने हैं, अगर कंपनी को अपने डेटा को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है, तो वो बिजनेस एनालिटिक्स का यूज कर सकती है। इससे क्या होगा, कंपनी को हेल्प मिल जाएगी कि वो सिस्टमैटिक तरीके से सारे प्रोसेस को कैरी कर पाएगी। जैसे कि प्रॉब्लम को समझ पाएगी, उसके बिहाफ पे कुछ एक्शन ले पाएगी। ठीक है, एंड कंपनी इफेक्टिवली तरीके से भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर पाएगी। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो बिजनेस एनालिटिक्स लाइफ साइकिल का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रक्चर अप्रोच जो कि हर कंपनी के अंदर फॉलो करी जाती है। एंड इसके बेस पर जो कंपनी के पास अवेलेबल डेटा होता है, कंपनी उसमें से कुछ इंसाइट्स निकालती है ताकि वो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्म डिसीजन को ले सके। नाउ अब इसके स्टेप्स देखते हैं। तो फर्स्ट इज प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर कंपनी अपना कोर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करती है। यानी कि कंपनी ये बताती है कि अभी उनके बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कंपनी उसे अच्छे तरीके से डिफाइन करेगी। इसके अंदर कंपनी अपने बिजनेस में होने वाले कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करती है। साथ ही साथ जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनी उसको आइडेंटिफाई करती है। फिर उसके बेस पर कंपनी एक्शन लेती है ताकि वो स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, उसको डिटरमाइन कर सके। ठीक है, कंपनी सोचती है कि उन्हें कौन से एक्शन लेने चाहिए ताकि वो स्टेक होल्डर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। यही होता है हमारा एक डिफाइंड प्रॉब्लम सेट जो कि कंपनी डिफाइन करती है, फाउंडेट करती है उसको। ठीक है, ताकि वो इंटायर एनालिसिस को कंडक्ट कर सके। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि एक कंपनी है एंड वो कंपनी जानना चाहती है कि जो उनके कस्टमर्स हैं वो कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, कस्टमर का जो चंच है वो इंक्रीज क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए कंपनी क्या है, कंपनी ने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, प्रॉब्लम की अपनी स्टेटमेंट दे दी। सेकेंड स्टेप इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के अंदर क्या होता है, जब एक बार कंपनी अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर देती है, उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए वो रिलेवेंट डेटा को कलेक्ट करती है, उसको गैदर करती है। अब ये जो डेटा होता है वो कंपनी अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट कर सकती है, जैसे कि इंटरनल डेटाबेस होते हैं, कस्टमर फीडबैक हो गया, सर्विस हो गए, ट्रांजेक्शन हो गए, या सोशल मीडिया। कंपनी के पास काफी सारे डेटा सोर्सेज होते हैं जिससे कंपनी रिलेवेंट डेटा को कलेक्ट करती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंपनी क्या करेगी, कस्टमर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को कलेक्ट करेगी, फीडबैक फॉर्म्स देखेगी, एंड कॉल सेंटर लॉग्स को कलेक्ट करेगी। नाउ हमारा थर्ड स्टेप आता है दैट इज डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन को हम डेटा क्लीनिंग कहते हैं। बेसिकली डेटा क्लीनिंग के अंदर क्या होता है, कंपनी अपने रो डेटा को ट्रांसफॉर्म करती है यूजेबल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, यानी कि कंपनी के पास जितना भी रो डेटा अवेलेबल रहता है, कंपनी उसमें से इंसाइट्स निकालती है और उसे यूजेबल फॉर्मेट में ट्रांसफर करती है। इसके अंदर कंपनी जितनी भी मिसिंग वैल्यूज होती है उसको हैंडल करती है। अगर कोई भी डुप्लीकेट्स होते हैं तो कंपनी उसको रिमूव कर देती है। ठीक है, अगर कंपनी को कहीं पर भी कोई भी एरर लगता है डेटा के अंदर, तो कंपनी उसको करेक्ट करती है। एंड उसके बाद कहीं जाकर कंपनी अपने डेटा को कन्वर्ट कर देती है सूटेबल फॉर्मेट्स के अंदर, ताकि कंपनी उस डेटा के ऊपर एनालिसिस कंडक्ट कर सके। ठीक है, तो डेटा प्रिपरेशन करते हैं कंपनी प्रॉपर तरीके से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज करते हैं कि कोई मिसिंग कस्टमर एज है, तो उसको क्या करेगी, कंपनी रिप्लेस कर देगी किसी भी डेटा के मीन से या फिर मीडियम से। नेक्स्ट आता है दैट इज डेटा एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस। अब यहाँ पर कंपनी क्या करती है, स्टैटिस्टिकल टूल्स का और विजुअलाइजेशन टूल्स जो होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, उसका कंपनी यूज करती है ताकि वो अपने डेटा को एक्सप्लोर कर सके। इसके अंदर कंपनी पैटर्न्स, ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें पता लगाने की कोशिश करती है अमंग वेरिएबल्स। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, डेटा को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करेगी, उसको एनालाइज करेगी, जिसके बिहाफ पर कंपनी पैटर्न्स, ट्रेंड्स और रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करती है। इस स्टेज के अंदर कंपनी हाइपोथेसिस जनरेशन भी करती है, यानी कि हाइपोथेसिस भी जनरेट करती है, एंड अपनी मॉडल बिल्डिंग के लिए गाइड भी करती है। इसके अंदर कंपनी अलग अलग टूल्स का यूज कर सकती है, जैसे कि एक्सेल हो गया, आर हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, पावर बीआई हो गया, या फिर टैबली हो गया।
नेक्स्ट आता है दैट इज मॉडल बिल्डिंग। इसका मतलब क्या होता है, इस फेज के अंदर कंपनी एनालिटिकल मॉडल्स का यूज करती है, जैसे कि रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, इन सारी चीजों को कंपनी क्रिएट करती है। अब ये जितने भी मॉडल्स होते हैं ये कंपनी की हेल्प करते हैं किन्हीं भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आंसर करने में, या फिर अगर कंपनी को कोई प्रिडिक्शन करना होता है। प्रिडिक्शन का मतलब क्या है, एडवांस में कोई चीज प्रिडिक्ट कर देना, सोचना। तो कंपनी को अगर प्रिडिक्शन करनी होती है तो उसके लिए भी कंपनी मॉडल बिल्डिंग का यूज कर सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कंपनी यूज करती है ताकि वो ये प्रिडिक्ट कर सके कि कोई भी जो एक कस्टमर है वो क्रंच होगा या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है दैट इज वैलिडेशन एंड इवैल्यूएशन। अब कंपनी जितने भी मॉडल्स बनाती है उसको कंपनी फर्दर टेस्ट करती है कि वो कितने ज्यादा एक्यूरेट हैं, कितने ज्यादा रिलायबल हैं। टेस्ट करने के लिए कंपनी स्टैटिस्टिकल मेजर्स का यूज करती है, जैसे कि आर स्क्वायर हो गया, या फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स होगी, या फिर प्रिसीजन हो गया, रिकॉल हो गया। इन सारी चीजों को कंपनी यूज करती है। ये कुछ मेजर्स होते हैं जिसका कंपनी यूज करती है। अब इससे क्या होता है, जब कंपनी इन सारे मेजर्स को यूज करती है तो इन मेजर्स जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि कंपनी ने जो भी मॉडल बनाए हैं वो वेल परफॉर्म होने चाहिए, अनसीन डेटा एंड अवॉइड ओवरफिटिंग। यानी कि वो वेल परफॉर्म होने चाहिए एंड उसमें कोई भी अगर ओवरफिटिंग है तो वो उसको अवॉइड करें, एंड जो भी मॉडल की परफॉर्मेंस है वो वेल रहनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें कहीं पर भी ट्रेंड प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है तो कंपनी उसको इवैल्यूएट करेगी कि वो प्रॉपर एक्यूरेट होना चाहिए और F1 स्कोर का वो यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है दैट इज डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब कंपनी एक बार अपने मॉडल को वैलिडेट कर देती है यानी कि बना देती है तो वो डिप्लॉय हो जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, उसको कंपनी यूज करती है। अब इसके अंदर कंपनी क्या करेगी, अपने मॉडल को इंटीग्रेट करेगी सीआरएम के अंदर, सीआरएम सिस्टम के अंदर डैशबोर्ड क्रिएट करेगी जहां पर कंपनी डिसीजन मेकर्स का यूज करेगी। यानी कि यहाँ पर अब आ जाता है डिसीजन मेकर्स का रोल। अब कंपनी के जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं वो उस डेटा को डिप्लॉय करके उसमें से इंसाइट्स निकालते हैं रियल टाइम के अंदर। नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। जब डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद कंपनी क्या करती है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करती है अपने मॉडल को, ठीक है, जब भी उन्हें लगता है कि मॉनिटर करने की नीड है। फिर टाइम के साथ साथ वो अपने डेटा पैटर्न को भी चेंज करती है जिसको हम डेटा ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी कंपनी मॉडल को यूज करती है, अगर कंपनी को लगता है कि कहीं पर मॉडल को रीट्रेनिंग का यूज है, नीड है, ठीक है, यानी कि फाइन टर्निंग की नीड है, या फिर अगर उन्हें कुछ भी ऐसी चीज लगती है जिस मॉडल में कोई मॉडिफिकेशन करने की नीड है तो कंपनी उस पर भी ध्यान देती है। साथ ही साथ कंपनी मेंटेन करती है कि एक्यूरेसी बिल्कुल टॉप की होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स विद एग्जांपल्स। आंसर देखते हैं। बेसिकली ये सारी क्या है, टाइप्स होते हैं ये, ठीक है, क्लासिफिकेशंस होती हैं बिजनेस एनालिटिक्स की, जिसको हम डिवाइड करते हैं डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर। अब हर एक जो टाइप होता है उसका अलग अपना पर्पस होता है, वो अलग तरीके से यूज करा जाता है एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स स्टडी इट डीपली वन बाय वन। फर्स्ट आता है दैट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मेनली फोकस करते हैं जब हमें अपने हिस्टोरिकल डेटा को समराइज करना होता है और इंटरप्रेट करना होता है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर हम अपने हिस्टोरिकल डेटा का यूज करते हैं जो कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। कंपनी उस डेटा को यूज करती है, उसको प्रॉपर समराइज करती है, उसमें से इंसाइट्स निकालने की कोशिश करती है ताकि वो ये चीज समझ सके कि अगर हमने पास्ट में ये चीज करी थी, कुछ भी चीज अगर कंपनी ने पास्ट में करी थी, कोई मिस्टेक हुई थी या फिर कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ था पास्ट से, तो कंपनी को वो क्यों हुआ था, व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कंपनी को इंसाइट्स निकालने होते हैं अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के डेटा को इवैल्यूएट करने पर। उसके बाद कंपनी कोशिश करती है ट्रेंड्स को समझने की और पैटर्न्स को समझने की। अब हम देखते हैं टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती है। तो इसके अंदर डेटा एग्रीगेशन, डेटा माइनिंग, रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड्स, ये सारी टेक्निक्स का यूज करा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, अगर हमें मंथली सेल्स रिपोर्ट बनानी है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को चेक करेंगे ओवर टाइम, तो ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का एग्जाम्पल है। अगर हमें कस्टमर परचेज समरीज को देखना है तो हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का यूज करेंगे। अगर हमें ट्रैफिक के स्टैटिस्टिक्स को देखना है फ्रॉम द लास्ट ईयर तो इसके अंदर हम हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये भी हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है दैट इज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। इसके अंदर कंपनी क्या करती है, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करती है ताकि वो फ्यूचर आउटकम्स को फोरकास्ट कर सके बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। यानी कि कंपनी के पास जो भी हिस्टोरिकल डेटा रहता है, पहले का डेटा रहता है, कंपनी उसको प्रॉपर एनालाइज करेगी एंड उसी के बिहाफ पर कंपनी कुछ प्रिडिक्शन करने की कोशिश करती है। ठीक है, इसका पर्पस होता है प्रिडिक्ट करना। कंपनी ये प्रिडिक्ट कर सकती है कि फ्यूचर में क्या चीज हो सकती है, कंपनी इसके अंदर प्रिडिक्शन करती है।
अब हम देखते हैं टेक्निक्स कौन-कौन सी यूज़ होती हैं, तो इसके अंदर रिग्रेशन एनालिसिस, डिसीजन ट्रीज़, टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमें प्रिडिक्ट करना है कस्टमर ट्रेंड्स को, अगर हमें फोरकास्ट करना हो रहा है, यानी कि हम प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं कि हमारे नेक्स्ट क्वार्टर में क्या रेवेन्यू हो सकता है। अगर हमें डिमांड को फोरकास्ट करना है, एंटिसिपेट करना है किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, तो इन सारे सिनेरियोज़ के अंदर कंपनी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज़ करती है। नेक्स्ट आता है दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सजेस्ट करती है अमंग वेरियस ऑप्शंस, यानी कि कंपनी के पास जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उन सारे ऑप्शन से जब कंपनी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब ये जब कंपनी सिलेक्ट करती है तो ये प्रेडिक्शन के बेस पर और कंस्ट्रेंट्स इनके बेस पर सिलेक्ट करती है। इसका पर्पस होता है मेनली कंपनी रिकमेंड करती है कि कौन कौन से एक्शंस लेने चाहिए ताकि जो भी हमारा डिजायर्ड आउटकम्स है, यानी कि कंपनी जो भी आउटकम्स चाहती हैं, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव है, गोल्स हैं, उसको कंपनी अचीव कर सके। अब हम देखते हैं इसके अंदर टेक्निक्स कौन-कौन से यूज़ होते हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइज़ेशन, सिमुलेशन, डिसीजन एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका एग्जांपल है, अगर कंपनी को रिकमेंड करना है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के बिहाफ पर, तो कंपनी यूज़ कर सकती है। अगर कंपनी को इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज़ेशन करना है ताकि कंपनी स्टोरेज कॉस्ट को कम कर सके। अगर कंपनी को रूट ऑप्टिमाइज़ेशन करना है ताकि वो डिलीवरी सर्विसेज पे ध्यान दे सके। तो इन सारी चीज़ों पे हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हो गए, उन सारे ऑप्शन से जब हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं, तो ये आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की, दैट इज व्हाट आर टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल विद एग्जांपल्स। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली एक फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसके अंदर हम कंक्लूजन निकालते हैं अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल डेटा। यानी कि कंपनी के पास एक सैंपल डेटा होता है, ठीक है। सैंपल डेटा के अंदर पॉपुलेशन यानी कि कुछ लोग होंगे, वो सारे उनके पॉपुलेशन हो जाते हैं, कितने लोग ने पार्टिसिपेट करा उस डेटा के अंदर, वो पॉपुलेशन होता है। तो कंपनी के पास जो सैंपल डेटा है, कंपनी के पास जो पॉपुलेशन है, कंपनी उस बिहाफ पर उस पॉपुलेशन को एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन निकालती है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है उसके अंदर कंपनी एक एजम्पशन बनाती है और उस एजम्पशन को वो टेस्ट करती है। एजम्पशन को ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं। एजम्पशन जो होती है वो कंपनी स्टैटिस्टिकल एविडेंस की बेस पर बनाती है, ठीक है। अब जब भी कंपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रही होती है तो वहां पर दो टाइप के एरर्स होते हैं जो कंडक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट इज टाइप 1 एरर एंड द सेकंड वन इज टाइप 2 एरर। अब हम टाइप्स देखते हैं एरर्स के, तो फर्स्ट हमारा टाइप होता है दैट इज टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। जो हमारा टाइप 1 एरर होता है वो तब कंडक्ट होता है जब हमारी नल हाइपोथेसिस यानी कि H0 ट्रू होती है बट वी इनकरेक्टली रिजेक्टेड। मान सपोज, दोबारा से समझाती हूँ मैं आपको, हमारा टाइप 1 एरर तब होगा जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू के बराबर होगी, जब हमें पता है कि हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है बट फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इनकरेक्टली हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उस केस में हमारा टाइप 1 एरर कंडक्ट होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो इसके अंदर हम एक अफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं या फिर हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी में हमें पता होता है कि कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, नन एग्जिस्ट। अब हम बात करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। तो जितनी प्रोबेबिलिटी होती है यानी कि कितना चांस है, कितनी बार हमारा टाइप 1 एरर कंडक्ट हो सकता है, उसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से। इसको हम सिग्निफिकेंस लेवल भी कहते हैं, हमारे टेस्ट का सिग्निफिकेंस लेवल। और इसकी कुछ कॉमन वैल्यूज होती है जैसे कि 0.05, 0.01 एंड 0.10, ये सारी इसकी कॉमन वैल्यूज होती है। दोबारा से बता देती हूँ, अल्फा को हम डिनोट करते हैं, अल्फा हमारा तब आता है जब हमें पता लगाना होता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस है कि टाइप 1 एरर हमारा कंडक्ट हो सकता है। लेट्स नाउ सी द एग्जाम्पल। इसको मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, ढंग से समझना। इमेजिन करते हैं एक कंपनी है एंड उस कंपनी को अपने नए ड्रग को टेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने दो सिनेरियोस बांट दी हैं, H0 एंड H1। H0 का मतलब होता है नल हाइपोथेसिस। हमने कंसिडर करा कि हमारा जो H0 है वो होगा तब जब हमारा नया ड्रग जो है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, हमारा नया ड्रग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, तो हमने उसे H0 से नोट कर दिया। H1 का मतलब है कि हमारा जो न्यू ड्रग है, जो भी कंपनी न्यू ड्रग बनाया है वो इफेक्टिव है, वो काम करता है, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, टेस्ट को कंडक्ट करती है। अब जब कंपनी टेस्ट को कंडक्ट करती है तो कंपनी ये कंक्लूड करती है कि उनका जो ड्रग है वो इफेक्टिव है बट एक्चुअली में उनका ड्रग इफेक्टिव नहीं है, तो इसको हम कहेंगे टाइप 1 एरर। यानी कि कंपनी ने क्या बताया, कंपनी ने ये बताया कि उनका जो ड्रग है वो इफेक्टिव है बट एक्चुअल में रियलिटी में उनका जो ड्रग है वो इफेक्टिव नहीं है, H0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी अगर ये रिजेक्ट कर रही है एक्चुअल चीज को तो इसको हम कहेंगे टाइप 1 एरर।
नाउ अब इसकी इम्प्लीकेशन देखते हैं। तो हमारा जो टाइप 1 एरर होता है वो फॉल्स कंक्लूजन देते हैं, जिससे कंपनी के जो डिसीजंस होते हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं, बिकॉज़ कंपनी के पास जो कंक्लूजन आता है एट द एंड वो फॉल्स होता है, वो गलत कंक्लूजन होता है। बिज़नेस के अंदर इसका मतलब क्या होता है, अगर कंपनी को कोई भी नई स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना है इनकरेक्ट एविडेंस के बेस पर, तो इससे कंपनी को कहीं न कहीं फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है। अगर कंपनी ने टाइप 1 एरर को कंडक्ट कर दिया, तो वो तो इनकरेक्ट होता है, उससे तो फॉल्स कंक्लूजन आता है, वो करेक्ट नहीं होता। एंड इस बेस पर कंपनी ने कोई भी नई स्ट्रैटेजी बना दी, तो उस ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को फाइनेंशियल लॉस होगा ही होगा, बिकॉज़ कंपनी ने जो चीज़ करी है, जो अपना डिसीजन बनाया है, वो फॉल्स स्टेटमेंट के बेस पर बनाया है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 एरर की। टाइप 2 एरर का मतलब क्या होता है? फॉल्स नेगेटिव। जो हमारा टाइप 2 एरर होता है वो तब कंडक्ट होता है जब हमारे नल हाइपोथेसिस यानी कि H0 फॉल्स होता है बट वी फेल टू रिजेक्ट इट। यानी कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है जब वो फॉल्स के बराबर होती है एंड हम फेल हो जाते हैं उसको रिजेक्ट करने में, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते। हमारी वो फॉल्स होती है लेकिन हम उसे रिजेक्ट नहीं कर पाते। तो उस केस में हमारा टाइप 2 एरर कंडक्ट होता है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर हम कुछ भी डिटेक्टिंग चीज़ को, कोई इफेक्ट को मिस कर देते हैं या फिर हम डिफरेंस को मिस कर देते हैं, जबकि वहाँ पर कुछ डिफरेंस होता है, देयर एक्चुअली इज़ वन, वहाँ पे डिफरेंस होता है लेकिन तब भी हम उसको मिस कर देते हैं। तो इस केस में हमारा टाइप 2 एरर कंडक्ट होता है। इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? जब भी हमें ये प्रोबेबिलिटी पता लगानी है कि हमारा टाइप 2 एरर कंडक्ट होने की कितने चांसेस हैं, तो उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। अगर हमें ये पता लगाना है कि हमारा टाइप 1 एरर के कंडक्ट होने के कितने चांसेस हैं, तो उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। लेकिन टाइप 2 एरर के कितने कंडक्ट होने के चांसेस है, कितने आने के चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको हम बीटा से कंडक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं, दोबारा से अपने ड्रग वाले एग्जाम्पल पे चल जाते हैं। अब हमारी जो कंपनी ने ड्रग का टेस्ट करा, कंपनी को पता चला कि हमारी जो ड्रग है वो एक्चुअल में इफेक्टिव है। लेकिन हमारा जो टेस्ट था वो फेल हो गया ये डिटेक्ट करने में कि हमारा ड्रग क्या है, इफेक्टिव है। एंड हमने यही मान लिया कि हमारा ड्रग इफेक्टिव नहीं है। तो इस केस में क्या हो गया? टाइप 2 एरर हो गया। नाउ इसकी इम्प्लीकेशन देखते हैं। इम्प्लीकेशन के अंदर हमारा जो टाइप 2 एरर होता है, उसमें हम अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस कर देते हैं, ठीक है? तो ये मिस्ड अपॉर्च्युनिटीज़ को लीड करता है एंड इसमें फेलियर हो जाते हैं टू एक्ट व्हेन नीडेड। जब हमें एक्ट करना होता है, जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक्ट करने की, तब हम फेल हो जाते हैं एक्ट करने से। बिज़नेस के अंदर इसका मतलब क्या है कि कंपनी कोई भी अपने सक्सेसफुल प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं कर पाएगी बिकॉज़ उनके पास इनकरेक्ट कंक्लूजन आएँगे फ्रॉम डेटा एनालिसिस। नाउ अब हम देखते हैं, अब हमने एरर्स को, जो हमारा टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है, उसको कम कैसे कर सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, अपने अल्फा को कम करेंगे ताकि हमारा टाइप 1 जो एरर है उसका रिस्क कम हो जाए। हम अपने सैंपल साइज को बढ़ा देंगे ताकि हम दोनों एरर्स को रिड्यूस कर सकें। हम क्या करेंगे, अपने टेस्ट डिज़ाइन को इम्प्रूव कर देंगे ताकि हम ज़्यादा अच्छी स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ कर सकें और कंट्रोल कर सकें अपने वेरिएबल्स को। अब हम बात करते हैं कौन-कौन सी एप्लीकेशन होती है बिज़नेस एनालिटिक्स के अंदर। सो फर्स्ट इज़ मार्केटिंग कैम्पेन्स। जो हमारा टाइप 1 एरर होता है वो ये बिलीव करता है कि कोई भी जो कैंपेन है वो वर्क करेगा व्हेन इट डिड नॉट, ठीक है? यानी कि वो क्या मानता है कि हमारा कैंपेन वर्क करेगा बट एक्चुअल में वर्क नहीं करेगा। टाइप 2 एरर क्या होता है, कोई भी सक्सेसफुल कैंपेन को वो मिस कर देता है ड्यू टू फॉल्टी एनालिसिस। नेक्स्ट आते हैं क्वालिटी कंट्रोल। टाइप 1 एरर के अंदर हम किसी भी गुड प्रोडक्ट बैच को रिजेक्ट कर देते हैं एंड जब टाइप 2 एरर कंडक्ट होता है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बैच को एक्सेप्ट करते हैं। थर्ड आता है कस्टमर एनालिटिक्स। टाइप 1 एरर के अंदर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारे जो कस्टमर है वो चेंज करेंगे व्हेन दे वांट, ठीक है? एंड टाइप 2 एरर के अंदर हम मिस कर देंगे एक्चुअल चेंज रिस्क को। हम ये नहीं समझेंगे हमारा एक्चुअल रिस्क क्या है, हम उसको मिस कर देंगे। नाउ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोवा, डिस्कस इट्स टाइप एंड एप्लीकेशन डिटेल। एनोवा की फुल फॉर्म होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। बेसिकली ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। कंपनी इसको तब यूज करती है जब कंपनी को ये पता लगाना होता है कि किन्हीं भी 3 या 4 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का आपस में अगर कंपनी मीन निकालती है तो उनके बीच में कोई भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? अगर कंपनी को ये पता लगाना होता है कि उनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो कंपनी उस केस में एनोवा का यूज करते हैं। एक और बार सिंपल में समझ लेते हैं। एनोवा एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसके बिहाफ पर कंपनी ये डिटरमाइन कर सकती है कि अगर कंपनी इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का आपस में मीन कैलकुलेट करेगी तो उनके बीच में क्या डिफरेंस आएगा। अब जो एनोवा होता है वो कंपनी की हेल्प करता है एनालाइज करने में कि एक या एक से ज़्यादा कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल पर। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उनका क्या मतलब, डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको बताता है हमारा एनोवा, ठीक है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं मीन्स को टू एट अ टाइम। दो मीन्स को एक ही टाइम पर हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि टी टेस्ट का हम इसके अंदर यूज करते हैं। साथ ही साथ जो एनोवा होता है वो कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है, जिसके अंदर हम मल्टीपल ग्रुप्स को एक ही बार में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर हमारे टाइप 1 एरर के होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं।
अब हम इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज नल हाइपोथेसिस, जिसको हम H0 कहते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जितने भी ग्रुप्स हैं उनके सारे जो मीन्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम H1 कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट जो एक ग्रुप है उसका जो मीन है वो डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एफ स्टैटिस्टिक। एफ स्टैटिस्टिक क्या कहते हैं, जो एनोवा है वो कैलकुलेट करेगा एफ रेशियो को। एफ रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर हम कंपेयर करेंगे अपने वेरिएंस को बिटवीन ग्रुप्स टू वेरिएंस विद इन ग्रुप्स, ठीक है। इस बेस पर हमारा एफ रेशियो कैलकुलेट होता है। फिर कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी एफ वैल्यू आती है, अगर वो बड़ी हो रही है, लार्ज इनफ है अगर हमारी एफ वैल्यू, तो उस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसका क्या मतलब होता है कि हमारा जो ग्रुप मीन्स है वो आपस में इक्वल नहीं है। यानी कि हम इंडिकेट करते हैं कि हमारे जितने भी ग्रुप मीन्स हैं, जितने भी ऑल हमारे ग्रुप्स हैं, उनके जो मीन्स हैं वो इक्वल नहीं है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनोवा। सो फर्स्ट इज वन वे एनोवा। वन वे एनोवा का क्या मतलब होता है, जब हमें एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जानना होता है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। सिंगल की बात होती है यहाँ पर। एग्जाम्पल के लेते हैं, अगर हम कंपेयर करना चाहेंगे हमारी एवरेज मंथली सेल्स को अक्रॉस 4 डिफरेंट रीजन्स। नेक्स्ट आता है हमारा टू वे एनोवा। टू वे एनोवा का मतलब होता है जब हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट जानते हैं और उसको एनालाइज भी करते हैं, ये चेक करने में कि अगर आपस में कोई इंटरेक्शन है, आपस में वो इफेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को या फिर नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है, हमें बोथ ट्रेनिंग टाइप को स्टडी करना है, जेंडर को स्टडी करना है ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के बेस पर। नेक्स्ट आता है हमारा रिपीटेड मेजर्स एनोवा। इसका तब यूज होता है जब हमें ये पता लगाना होता है कि हमारे पास सेम सब्जेक्ट्स हैं, हमें सेम सब्जेक्ट्स को मेजर करना है मल्टीपल टाइम्स। यानी कि अलग अलग टाइम पर हमें सेम सब्जेक्ट को मेजर करना है, जिसमें हम अलग अलग कंडीशंस को कंसिडर करेंगे और अलग अलग टाइम पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें मेजर करना है स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर को, सपोज करते हैं कि हमने स्टूडेंट का टेस्ट करवाया और हमें उनके स्कोर्स को मेजर करना है अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि ट्रेनिंग से पहले उनका क्या स्कोर था, ट्रेनिंग के दौरान उनका क्या स्कोर था, एंड जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद उनका क्या स्कोर था। नेक्स्ट आता है हमारा एजम्पशंस। हमारी क्या एजम्पशंस होती है एनोवा की, तो फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सेकेंड इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा विद इन ईच ग्रुप, थर्ड इज होमोजेनैलिटी ऑफ वेरिएंस, इक्वल वेरिएंस अक्रॉस ग्रुप्स। अगर ये सारी एजम्पशंस हम वॉयलेट कर देते हैं तो इससे हमारा जो एनोवा होगा वो रिलायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैनेजर है एंड जो मैनेजर है वो इवेल्युएट करना चाहता है कि अगर वो 3 अलग अलग डिफरेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को रन करेगा तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है सेल्स के ऊपर, जिसके लिए वो 3 डिफरेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को रन करता है थ्रू टेलीविजन, ठीक है, सोशल मीडिया एंड न्यूज़पेपर। तो H0 का मतलब क्या होगा कि जितने भी तीनों कैंपेन्स हैं उन तीनों कैंपेन से जो हमारी सेल्स हुई है वो आपस में इक्वल है, बराबर सेल हुई है। H1 का मतलब क्या होगा कि एटलीस्ट जो हमारा एक कैंपेन है उसने ज़्यादा प्रोड्यूस करे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रिजल्ट दिए, चाहे वो ज़्यादा प्रोड्यूस करा या फिर ज़्यादा कम प्रोड्यूस करा हो, ठीक है, कम सेल करी हो ज़्यादा सेल करी हो। जब हम वन वे एनोवा का यूज़ करेंगे तो अब जो मैनेजर होगा वो स्टैटिस्टिकली टेस्ट कर पाएगा अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस को। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एनोवा इन बिजनेस एनालिटिक्स में। सो फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होता है, बेसिकली हम इवेलुएट करते हैं इफेक्टिवनेस को डिफरेंट एड कैंपेन्स की और सेल्स स्ट्रैटेजीज की। सेकंड इज एचआर एनालिटिक्स। एचआर एनालिटिक्स में हम क्या करते हैं, एनालाइज करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को जो कि इम्पैक्ट डालेगी परफॉर्मेंस के ऊपर अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट आता है दैट इज फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर हम क्या करते हैं, आरओआई को आपस में कंपेयर करते हैं अक्रॉस मल्टीपल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। नेक्स्ट इज ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के अंदर हमारे बेसिकली जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में जितनी भी डिफरेंसेस होते हैं उनको टेस्ट करते हैं, उनकी इफिशियंसी को टेस्ट करते हैं अक्रॉस मशीन्स और प्लांट्स। नेक्स्ट इज कस्टमर एनालिसिस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेटिस्फेक्शन को स्टडी करेंगे, सेटिस्फेक्शन जो स्कोर होता है उसको स्टडी करते हैं अलग अलग सर्विस चैनल से, जैसे कि कॉल हो गई, ईमेल हो गया, इन पर्सन हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होती है एनोवा की। तो अगर कोई भी कंपनी एनोवा का यूज करती है तो वो मल्टीपल ग्रुप को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और एक साथ हैंडल कर पाती है। नेक्स्ट, इसके अंदर जो टाइप 1 एरर होने का जो चांसेस होता है, उसका जो रिस्क होता है टाइप 1 एरर के होने का, वो कम से कम हो जाता है एंड मल्टीपल टी टेस्ट से भी हम इसे इजिली कंपेयर कर पाते हैं। उसके बाद जो हमारे मेन इफेक्ट्स होते हैं, इंटरेक्शन इफेक्ट्स होते हैं, उसको कंपनी आपस में मिलाती है और उसमें से इंसाइट्स निकाल सकती है, और ज्यादातर हम इसके अंदर टू वे एनोवा का यूज करते हैं स्पेशली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज एक्सप्लेन द ईटीएल प्रोसेस इन डिटेल, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन बिजनेस एनालिटिक्स।
तो ईटीएल प्रोसेस, ईटीएल का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये बेसिकली एक फंडामेंटल डेटा इंटीग्रेशन टेक्निक होती है जिसमें हम अपने डेटा को मूव करते हैं मल्टीपल सोर्सेज से एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, और सेंट्रलाइज सिस्टम को हम क्या कहेंगे, डेटा वेयर हाउस कहेंगे, ठीक है। तो हम वहां से अपने डेटा को मूव करते हैं एनालिसिस पर्पस के लिए और बिजनेस डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। अब आता है हमारा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये एक फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं मल्टीपल डेटा सोर्सेज से, जैसे कि हमारा रिलेशनल डेटाबेस, जैसे कि ओरेकल हो गया, माईएसक्यूएल हो गया, फ्लैट फाइल से जैसे कि सीएसवी फॉर्मेट में फाइल होगी, एक्सेल हो गया, एपीआईज हो गया, वेब सर्वर्स, क्लाउड एप्लीकेशंस हो गया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव में बेसिकली क्या होता है, हमारे जितने भी सोर्स सिस्टम होते हैं उनमें से हम रो डेटा को एक्सेस करते हैं बिना उसे ऑल्टर करे हुए, ठीक है। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस। चैलेंजेस में फर्स्ट इज डेटा इनकंसिस्टेंट होता है हमारा। सेकंड, रियल टाइम डेटा हमें हमें क्या होता है, रिट्राइवल होता है। थर्ड, हमें डील करना पड़ता है मिसिंग वैल्यूज से और करप्टेड डेटा से। नेक्स्ट दैट इज ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा एक्सट्रैक्टेड डेटा है उसको हम क्लीन करेंगे, उसको फॉर्मेट करेंगे प्रॉपर और उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम एक सुटेबल स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि हम उसमें एनालिसिस कंडक्ट कर सकें। कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, फर्स्ट इज डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग के अंदर क्या होता है, जितनी भी मिसिंग वैल्यूज होती है उसको हम हैंडल करते हैं, और अगर डेटा के अंदर कोई भी डुप्लीकेशन होती है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट इज डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हम डेटा को आपस में मर्ज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। नेक्स्ट इज डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मेट्स में अपने डेटा को कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि डेट हो गया, टाइम हो गया, या फिर करेंसी हो गई। बिजनेस रूल एप्लीकेशन, इसका हम एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इसका पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है कि हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए और प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए, ताकि हमारे जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, उससे हमारा डेटा मैच कर सके एंड हम उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाए। नेक्स्ट आता है लोड। लोड का मतलब क्या होता है, ये फाइनल स्टेप होता है जहाँ पे हम अपने डेटा को लोड करते हैं। जो हमारा ट्रांसफॉर्म डेटा होता है उसको हम लोड करेंगे डेटा वेयर हाउस के अंदर, डेटा मार्ट के अंदर, या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस बीआई टूल के अंदर। टाइप्स क्या कौन कौन सी होती है लोडिंग की, फुल लोड। फुल लोड का मतलब क्या होता है, हमारा जो इंटायर डेटा सेट होता है हम उसको लोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंटल लोड, यानी कि हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारे पास नया और जो चेंज डेटा होता है उसको हम लोड करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या होती है ईटीएल की बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर। तो फर्स्ट इज सेंट्रलाइज डेटा एक्सेस। जो ईटीएल होता है वो आपस में डेटा को साथ लेकर आता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से एक सिंगल फॉर्मेट में, सिंगल यानी कि टुगेदर लेकर आता है डेटा को, यूनिफाइड व्यू लेकर आता है एनालिसिस करने के पर्पस के लिए। नेक्स्ट इज डेटा क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि हम क्या करते हैं, अपना हाई क्वालिटी डेटा को इंश्योर कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कोई भी कंपनी डेटा के बेस पर अपना डिसीजन मेकिंग कर सके। नेक्स्ट आता है दैट इज इनेबल रिपोर्टिंग एंड बीआई टूल्स। इसके अंदर हम सबसे ज्यादा एनालिटिकल डैशबोर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि पावर बीआई और टैबलू, ताकि हम अपने डेटा को क्लीन कर सके, स्ट्रक्चर कर सके अपने डेटा को ईटीएल प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट इज सपोर्ट रियल टाइम एनालिटिक्स। जो हमारा मॉडर्न ईटीएल टूल होता है वो हमारे रियल टाइम डेटा को सपोर्ट करता है, रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज कंप्लायंस एंड गवर्नेंस। जो हमारे ईटीएल होता है वो डेटा स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करने में हेल्प करता है और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पता लगाने में भी हेल्प करता है। नाउ रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, एक रिटेल कंपनी है एंड वो रिटेल कंपनी अपनी सेल्स डेटा को एनालाइज करना चाहती है, जो कि उन्होंने कलेक्ट करा होता है फिजिकल स्टोर से, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एंड मोबाइल ऐप से। फर्स्ट आता है एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर कंपनियां करेगी, कंपनी जितना भी उनके पीओएस सिस्टम्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं, वहां से कंपनी डेटा को पुल करेगी, ठीक है, या फिर वेबसाइट डेटाबेस और ऐप लॉक्स जो होते हैं वहां से कंपनी डेटा को पुल करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये कंपनी प्रोडक्ट कोड्स को स्टैंडर्डाइज करती है, कैलकुलेट करती है डिस्काउंट्स को और फॉर्मेट करती है टाइम स्टेप्स को। नेक्स्ट आता है लोड। लोड का मतलब क्या है, कंपनी अपने डेटा को क्लीन करती है, लोड करती है, फिर उसको सेंट्रल डेटा वेयर हाउस के अंदर, जिससे कंपनी सेल्स डैशबोर्ड जनरेट करती है और ट्रेंड एनालिसिस का पता लगाती है। नाउ दिस इज ऑल फॉर द वीडियो, एंड इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं विद इट्स आंसर्स। तो आप इसे अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। फर्दर इसका और पार्ट आएगा जिसमें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे। टिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।